हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो मैं सॉल्यूशंस देने वाला नहीं था, बिकॉज़ ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशंस हैं। यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं सॉल्यूशंस के। सो उसका कोई मतलब नहीं है कि कोई और भी कर रहा है और मैं भी वही सेम काम रिपीट करूं। इसलिए मैं नहीं देने वाला था, बट मुझे मैसेज आया कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, किसी को डाउट है इस चीज़ में। मैं ठीक है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फॉर एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स बी, लेट एन बी इज इक्वल्स टू दिस विद नल स्पेस। ये नल स्पेस है। नल स्पेस क्या होता है? वो सारे हमको एक्स लेने हैं सच दैट बी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। उन सभी एक्स को मिलके ही हमारा नल स्पेस बनता है। और फिर आपको दिया हुआ है कि ए जो है वो 4x4 मैट्रिक्स है। मतलब नल स्पेस ऑफ ए माइनस टू आई का डायमेंशन क्या है? 2। इसका मतलब नलिटी ऑफ ए माइनस टू आई क्या है? 2। नलिटी ऑफ ए माइनस फोर आई क्या है? 1। और रैंक ऑफ ए क्या है? 3। ये तीन चीज़ आपको गिवन है यहाँ पे। और फिर आपको पूछा हुआ है इसके आइगन वैल्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके आइगन वैल्यूज़ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है कि नलिटी ऑफ ए माइनस टू आई 2 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा हमको एक x मिलेगा सच दैट ए माइनस टू आई एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये नल स्पेस हो गया ना, नल स्पेस ऑफ ए माइनस टू आई। अब नल स्पेस में अभी हमने देखा था क्या है, यहाँ पे अगर b की जगह मैं ए माइनस टू आई कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? ऐसे x मिलेंगे सच दैट ए माइनस टू आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसलिए हमको एक ऐसा एटलीस्ट एक x मिलेगा सच दैट ए माइनस टू आई एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम ए एक्स माइनस टू आई एक्स ऐसा लिख सकते हैं। ये उस साइड चला जाएगा तो ए एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स हो जाएगा। आई इंटू एक्स तो एक्स होगा, ठीक है। सो ए एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स हो जाएगा। अब ये क्या है? डेफिनेशन है आइगन वैल्यूज़ की। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ओके, फॉर सम नॉन जीरो एक्स। यहाँ पे ये एक्स होता है आइगन वेक्टर, और जो ये लैम्डा है, ये टू है, वो क्या है? आपकी आइगन वैल्यू है। सो जो टू है वो एक ही आइगन वैल्यू होगा, यहाँ से हमको मिल गया। तो जिस तरह से हमने टू के बारे में पता किया वैसे ही हम इसके बारे में भी पता कर सकते हैं कि जो फोर होगा वो आइगन वैल्यू होगा ए का, ठीक है। तो फोर इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब हमको दिया हुआ है कि रैंक ऑफ ए 3 है। रैंक ए 3 है तो इसका मतलब हम ए के बारे में क्या कह सकते हैं? उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर मैट्रिक्स है आपका ऑफ ऑर्डर एन और अगर उसका रैंक एन है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। अगर उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो है तो उसका रैंक लेस देन एन हो जाएगा। तो ये जो रैंक है वो लेस देन फोर है, इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। डिटरमिनेंट ज़ीरो हो जाएगा, और डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो भी एक उसकी आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़। और जो आपका डिटरमिनेंट ज़ीरो आ गया, इसका मतलब उन जो आइगन वैल्यूज़ है उनमें से एक आइगन वैल्यू ज़ीरो तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़ीरो आइगन वैल्यू होगी और डिटरमिनेंट ए ज़ीरो हो जाएगा। रैंक ए इज इक्वल टू थ्री है इसलिए, ठीक है। अब नलिटी ऑफ ए माइनस टू आई आपकी टू है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि जो रैंक होगा ए माइनस टू आई का वो भी टू होगा। क्यों? बिकॉज रैंक प्लस नलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, और ये आपका फोर है, और आपको पता है कि नलिटी आपकी टू है, तो रैंक आपका ऑब्वियसली टू ही होगा, ठीक है। सो रैंक आपका टू हो गया। अब हम चेक करेंगे कि जीएम क्या है लैम्डा इक्वल्स टू टू का। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और एएम मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? जो आपकी आइगन वैल्यूज हैं वो कितनी बार रिपीट हो रही हैं। अगर मान लो आपकी आइगन वैल्यूज टू है और वो तीन बार रिपीट हो रही है, टू टू टू, तो जो आइगन वैल्यू टू है उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? थ्री हो जाएगी। उसी तरह से जो आपकी आइगन वैल्यू मिली है आपको, उस आइगन वैल्यूज के लिए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको मिलते हैं, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स को, ठीक है। और ये हमारे पास एक वे है फाइंड करने का कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ किसी भी आइगन वैल्यू की निकालनी है। मान लो आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है लैम्डा इक्वल्स टू टू की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ ए माइनस टू आई। ये हमारा फॉर्मूला है एक तरह से। अब रैंक ऑफ ए माइनस टू आई तो टू है, यहाँ पे देखा हमने, ओके। और जो एन है वो फोर होगा। एन आप ये भी ले सकते हो, तो जो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होता है? आपका एन होगा, तो ये फोर हो जाएगा। फोर माइनस टू, टू। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी टू हो गई। अगर जी एम ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 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 है तो उसका ए एम भी टू होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है किसी भी आइगन वैल्यू की वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है, ओके। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें टू मिल गया। अगर ये टू है तो जो ए एम है वो टू, थ्री, फोर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम टू तो होगा ही होगा। अब हमको पता है कि जीरो, टू और फोर ये तीन हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं, और जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर फोर है। इसका मतलब हमको चार ही आइगन वैल्यूज मिल सकती हैं। मतलब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बचती है यहाँ पे, दैट्स ऑल। चार ही आइगन वैल्यू हो सकती हैं।
3 तो हमें मिल गई, और अभी जो AM है वो 2 है, मतलब 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक यहाँ पे रख दीजिए, तो 4 आइगन वैल्यूज मिल गई। अगर मैं बोल देता कि AM इसका 3 है, तो 2 3 बार रिपीट होता, 3 बार रिपीट होता तो एक और 2 लिखना पड़ता, एक और 2 लिखते तो 5 आइगन वैल्यूज हो जाती, लेकिन आइगन वैल्यूज तो 4 ही हैं। ओके, सो आपकी जो AM है वो 2 ही होगा। सो 0242, ये आपकी आइगन वैल्यूज मिल गई आपको। अभी हमारे पास एक और रिजल्ट है कि अगर जो मैट्रिक्स है उसकी सभी आइगन वैल्यूज के लिए AM इज इक्वल्स टू GM हो जाता है, तो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है। यहाँ पे 0 एक बार है, AM अगर एक बार आ गया भाई, AM अगर 1 है तो GM क्या होगा, 1 हो जाएगा। GM एटलीस्ट 1 तो होता ही है, 1 से कम नहीं हो सकता। ओके, और अगर AM आपका 1 है तो डेफिनेटली GM 1 हो जाएगा। सो 0 के लिए AM 1 है तो GM 1, 4 के लिए भी AM 1 है तो GM 1 हो गया। अब इस 2 के लिए AM 2 है और GM भी 2 है, ये हम देख चुके हैं। मतलब सभी आइगन वैल्यूज के लिए AM और GM सेम है। इसका मतलब जो हमारा मैट्रिक्स A होगा वो डायगोनलाइजेबल होगा। ओके, सो अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। 0 2 एंड 4 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, बिल्कुल सही है भाई। डिटरमिनेंट ए 0 है, ये भी सही है। ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, गलत है, क्योंकि ए तो डायगोनलाइजेबल है। अब ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8, ट्रेस 8 होगा, क्यों? जो ट्रेस क्या होता है, एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज। हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या है, 0 2 4 और 2। ठीक है, इन सभी का ऐड करेंगे तो हमको ट्रेस मिल जाएगा। मतलब 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 8 हमारा ट्रेस होगा, ये भी ऑप्शन सही है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि मैंने इस 2 के लिए GM चेक किया, मैंने इस 4 के लिए GM चेक नहीं किया, ऐसा क्यों? मैं इसके लिए भी तो कर सकता था ना, मैं 0 के लिए भी तो कर सकता था। मुझे कैसे पता चला कि जो 2 है उसी का GM 2 होगा? भाई बहुत आसान है, जो ट्रेस ऑफ ए है वो 8 दिया हुआ है, और एडिशन ऑफ आइगन वैल्यूज है, ये भी हमको पता है। हमको 3 आइगन वैल्यूज के बारे में पता चल चुका था, 0 2 और 4, और 4 आइगन वैल्यूज होंगी ये भी पता था, तो एक आइगन वैल्यू और होगी, मान लो x। अब इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको ट्रेस मिल जाएगा, और ट्रेस आपको गिवन है 8। अब ये सही है कि नहीं वो मुझे चेक करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली 2, मतलब x अगर 2 है तो इसका ट्रेस a इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा, और ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि जो हमारी आइगन वैल्यूज है 2, उसका AM 2 हो जाए, मतलब 2 2 बार आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, तो बात बन सकती है। सो मैंने 2 के लिए चेक किया। अब मैं सोच रहा हूँ यार, ये 2 मिल गया, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि इसका जो आइगन वैल्यू जो 2 है उसका AM 2 है, ये मुझे पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में तो मुझे कुछ भी नहीं गिवन है। सो 2 का मुझे AM चेक करना था कि इसका AM क्या होगा। अब AM डायरेक्टली फाइंड करने के लिए मुझे क्वेश्चन में कुछ मिल नहीं रहा, सो मैंने सोचा है 2 का GM फाइंड किया जाए। अब अगर GM है तो AM के बारे में कुछ आइडिया लग सकता है, लेकिन अब GM कैसे फाइंड करें? तो मुझे वो रिजल्ट याद था, ये GM क्या होता है, n माइनस रैंक ऑफ A माइनस 2i। तो n तो मुझे पता है 4 होगा, अब मुझे ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए मुझे पता है कि नलिटी मुझे गिवन है, अब नलिटी गिवन है तो रैंक मिल सकता है इसका। अब इसका रैंक मिल सकता है तो बस बात बन गई, निकल गया GM। ठीक है, आपको इस तरह सोचना है। और जो जितने भी रिजल्ट इसमें यूज हो रहे हैं, अगर मान लो आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, वैसे भी हम फ्यूचर में करने ही वाले हैं सारे के सारे रिजल्ट। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश करता हूँ। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।